विद्यार्थियों आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 में क्या है। 4.4 तो हमने देख लिया। अब एक्सरसाइज 4.5 में क्या है। केवल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से 2 ही लगाना है, तीसरा केवल सोचना है। यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन दिख जाएंगे। हम शुरू करते हैं 4.5 एक्सरसाइज 4.5। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखते रहिए कि चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर है या बहिर्भाग में। कह रहे कोई PQRS एक चतुर्भुज खींचिए। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हम ऐसे कोई डिजाइन खींचते हैं, इसका नाम रखते हैं PQRS। एक चतुर्भुज खींच दिया। अब चतुर्भुज खींचने के बाद में कह रहे हैं इसका विकर्ण खींचिए। ये रहा विकर्ण, अपोजिट वर्टिस को जो मिलाती है रेखा उसका नाम विकर्ण कहलाता है। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनके नाम लिखिए। किसके नाम लिखिए? विकर्णों के नाम। अब बताओ विकर्ण के नाम क्या है। एक विकर्ण का नाम है, यहाँ मैं विकर्ण लिख दे रहा हूँ, विकर्ण का नाम है PR। PR एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण है QS दूसरा विकर्ण। विकर्णों के नाम लिखिए। कह रहे हैं क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर है या बहिर्भाग में। बताओ ये जो बिंदु दिख रहा है, ये बताओ इस चतुर्भुज के अंदर है या बाहर है। साफ साफ अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो अभ्यंतर में स्थित है, बहिर्भाग में नहीं स्थित है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था। देखो इतना छोटा छोटा बच्चों को समझाना है तो छोटे छोटे सवाल लिए गए हैं, ये बताने के लिए कि देखो अंदर, यानी कि अब हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित होता है, बहिर्भाग में नहीं स्थित होता है। तो आपने ये पहला क्वेश्चन देखा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। KLMN कोई भी चतुर्भुज खींच लेता हूं और उसका नाम रखता हूं KLMN। खींच दिया। बताइए अब इसमें क्या बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें A में क्या बताना है। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बताना। सम्मुख भुजाएं मतलब देखो ये दोनों भुजाएं सम्मुख कहलाती हैं और ये दोनों भुजाएं सम्मुख कहलाती हैं। तो कह रहे हैं सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखिए। मतलब हम लिख सकते हैं KL और MN। ये एक युग्म ये हो गया और दूसरा क्या होगा KN और LM। देखो KN और LM ये सम्मुख भुजाओं के युग्म कहलाएंगे। तो आपका A कंप्लीट हुआ। अब B में क्या लिखा हुआ, सम्मुख कोणों के 2 युग्म। सम्मुख कोणों के 2 युग्म लिखना है। बताओ ये देखो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे और ये कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के भी नाम लिखने हैं। देखो नाम लिखने के लिए तरीका मैंने बताया था, या तो कोण A, कोण L, कोण N भी लिख सकते हैं और या तो हम KLM और इसका नाम KNM भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं KLM क्योंकि आगे चल करके इसी तरह के कोणों के नाम लिखे जाएंगे। तो हम कोणों के 2 युग्म लिख रहे हैं B में। तो एक कोण बन गया आपका KLM कोण और KNM और दूसरा युग्म है इसका नाम लिखेंगे NKL कोण, NKL यहाँ कोण बनाना होगा और कोण NML कोण NML। तो विपरीत कोणों के युग्म लिख दिया आपने। अब करें आसन्न भुजाओं के 2 युग्म लिखें। आसन्न भुजाएं कौन होती? आसन्न का मतलब अगल बगल वाली। आसन्न भुजाओं के, मैं C लिख रहा हूं अब। तो देखिए C में आप देखेंगे तो आसन्न भुजाएं लिखी गई हैं। आसन्न भुजाओं के युग्म, जैसे आसन्न भुजा मतलब KL और LM, ये आसन्न भुजाएं कहलाती। आसन्न भुजाओं की पहचान और भी है कि L बिंदु कॉमन हो जाता है दोनों में। देखो KL इसमें भी है और LM इसमें भी है, यानी यही खास बात है। और दूसरा अगर हम लिखें, कहीं से भी लिख लो, एक इस भुजा और इस भुजा को भी हम आसन्न भुजा कह सकते हैं। तो LM और MN, LM और MN
ये आसन भुजाओं के युग्म हो गए। आसन भुजाओं के 2 युग्म लिखना था, दोनों हमने लिख दिया। आप ये और ये भी लिख सकते हैं, ये और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब डी है ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ आसन्न कोणों के 2 युग्म। आसन्न कोण, देखिए ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण का मतलब होता है अगल बगल, यानी हम लिख सकते हैं कोण NKL और KLM, एक युग्म ये हो गया। और दूसरा अगर हम लिखें KLM और LMN, कोण LMN, तो ये आसन्न कोणों के युग्म हो गए। तो आपने देखा ये हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें आपको लगाना नहीं है, केवल बताना भर है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप भी यहाँ से देखिए। लिखा है पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए। त्रिभुज के किसी शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयास कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है? क्या कारण है कि विद्युत टावरों यानी इलेक्ट्रिक टावर्स जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं? ये बहुत मज़ेदार बात है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, यह जानना जरूरी होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए हम एक डिजाइन बनाते हैं, हम एक त्रिभुज लेते हैं और एक चतुर्भुज लेते हैं, दोनों लेते हैं। देखिए हमने एक त्रिभुज लिया और एक चतुर्भुज लिया। अच्छा, इनका कहना है कि जब आप पट्टियों से दबाव डालेंगे तो जैसे इस पर दबाव डालिए, इसको अंदर की तरफ ढकेलिए, ऐसे खींचिए, तो ये दबेगा नहीं, रिजिड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये पैक्ड है, ये टूटेगा नहीं, है ना। अगर ये टूट जाता तो इसको दबाने पे फैलता, क्योंकि इसको दबाने पर ये भुजा बाहर की तरफ फैलेगी, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से ये टूट नहीं सकता, तो एक रिजिड डिजाइन हो जाती है, कठोर डिजाइन हो जाती है। और जबकि अगर इसके ऊपर दबाव डाला जाए ऐसे और ऐसे, तो आप जानते हैं थोड़ा पिचक जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाएगा और ये डिजाइन आपको ऐसे पिचकी हुई नजर आएगी। ऐसे देखो, ऐसे हो जाएगा, ये ना पिचक जाएगा। तो आपने देखा होगा गार्डर हम नाम ले रहे हैं, ऐसे आप पुल में देखेंगे जहाँ पर लोहे के पुल बने होंगे, या इलेक्ट्रिक टावर आपने देखा होगा, तो वहाँ ढेर सारे ट्रेंगुलर शेप में खूब सारी रचनाएं होती हैं। ट्रेंगुलर शेप में इसीलिए होती हैं कि वो बहुत दृढ़ आकृति बन जाती है, कहीं से भी दबाव डालने पर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एक व्यवहारिक प्रयोग है, त्रिभुज का एक व्यवहारिक रूप कह सकते हैं आप। जैसे बहुत सारी डिजाइनें होती हैं, उनका व्यवहारिक रूप क्या है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज का इस्तेमाल इस तरह के गार्डर्स में किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि उसकी डिजाइन एकदम दृढ़ बनी रहे, अपना रूप ना बदले। जबकि अगर ये चतुर्भुज में होता तो ये जरूर पिचक जाता और वो देखने में उसका डिजाइन बदल जाता। हो सकता है विद्युत टावर झुक जाता एक तरफ, लेकिन त्रिभुजाकार होने की वजह से उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे कितनी भी हवा बहती रहे। तो आपने देखा कितना व्यवहारिक है ये अपना 4.5। अब एक ऐसा और है, उसका नाम है 4.6, उस पर भी चर्चा करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।